अभ्यास करने से ही हमारी तैयारी तेज होती है और तैयारी में आती है धार और हो जाती है मजबूत। आप सभी याद रखें, अभ्यास से ही आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपके आने वाले एग्जाम में ये अभ्यास सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि आप सभी का अभ्यास शानदार कराने के लिए हम लोगों ने चलाई क्या अभ्यास सीरीज, और इसके अंदर हम सामान्य अध्ययन के क्या सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं। छोटी सी क्लास के अंदर मात्र 10 मिनट 15 मिनट की क्लास में आप लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने के पूरे पूरे चांसेस है। उसी क्रम में आज की हमारी छठी क्लास या कहते क्लास नंबर 6 जो आगे चलने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं हम एक और शानदार सी क्लास की जो आपके हमेशा काम आएगी। चलिए जरा देखते हैं क्या है हमारी क्लास। देखिए, इसमें आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के जबरदस्त क्वेश्चंस। क्या है पहला क्वेश्चन, बहुत जल्दी से आप पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। देखिएगा जरा, किसी तरल माध्यम गैस द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया? देखिए, क्वेश्चन भले ही लंबा लिखा हुआ हो लेकिन आंसर आराम से आपको मिल जाना है, जैसा कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है या आर्किमिडीज का सिद्धांत वही कहता है कि किसी वस्तु के द्वारा उठाया गया जो भार होता है या कहते हैं जो वस्तु का भार होता है ना, वो वस्तु तभी तैर पाएगी जब वो अपने द्वारा इतना ही बल या इतना ही भार विस्थापित कर देगा, इतना ही जल विस्थापित कर देगा। ठीक है, और ये कहा था किसने? आर्किमिडीज ने। तो आप सिंपली याद रखें, किसी वस्तु को तैरने के लिए जरूरी है कि वो अपने भार के बराबर जल को विस्थापित कर सके। वो आराम से तैर जाएगी, अगर नहीं कर पाती है तो दिक्कत आएगी। ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, आर्किमिडीज ने यही बात बताई थी, जिसके ऊपर जितने भी शिप होते हैं आपके सब के सब आपके फ्लोट करते हैं जल के ऊपर। ठीक है, आइए चलते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन आपका। यदि पानी से भरी कांच की बोतल, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा खतरनाक बैठेगा भाई। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन बंद करके, मतलब कंप्लीट भरनी है, और ये तो आप घर पे भी कर लो, है ना, कंप्लीट भर के और इसको फ्रिज में रख देना, क्या होगा उसके साथ? तो जाहिर सी बात है कि जल क्या करता है, जल जमने पर, जल जब जमता है ना या बर्फ बनता है, जमता है, तो भाई साहब ये ना फैलता है। सीधी सी बात है, ये फैलता है। अगर आपने बोतल में थोड़ा भी स्पेस ना छोड़ा, वो फैलेगा, फिर भी बर्फ बनते टाइम पे वो फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो जाहिर सी बात है बोतल को कर देगा खराब, मतलब कि बोतल को फाड़ देगा। कांच की बोतल है, आई समझ में? कांच की बोतल एक्सपेंड कर नहीं सकती, इस एक्सपेंड हो नहीं सकती। वाटर एक्सपेंड हो गया तो बोतल क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी, बोतल फट जाएगी। आप सभी याद रखें, सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा, बोतल फट जाएगी, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सीधा एक आपका इसका प्रिंसिपल है कि वाटर आपका क्या होता है, फ्रीज होने पर एक्सपेंड करता है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा का संबंधित जो इक्वेशन है वो क्या है, आप सभी को पता है। क्या बोलते हैं इसको हम? सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है भाई, जरा ध्यान रखेंगे आप सभी। और सिंपल आंसर इसका क्या होता है? E = mc²। एनर्जी जो होती है वो मास और लाइट स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है या बराबर होती है। सिंपल, ये किसने दिया था? आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, बांध के जल को सिंपल है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? जो आपका डैम में वाटर होता है ना, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, गतिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक एनर्जी, या केमिकल एनर्जी, इसको हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो सिंपली आंसर आप सभी जानते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा फोटो आप सभी के लिए, ये है डैम, और डैम के पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो गया, और जहां पर कोई वस्तु रुकी होती है ना, वहां हमेशा स्टोर होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बांध के अंदर जल के द्वारा स्थिति होती है क्या? किसकी? स्थितिज ऊर्जा की। यदि देखा जाए यहाँ पर जहां पर पानी मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर जल किस में आ गया है? गति में आ गया है, तो यहाँ हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? अब आता है क्वेश्चन, बताइए काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? तो आप हमेशा याद रखें 1/2 या 1/2 मास, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान, और उस वस्तु के द्वारा तय किए जाने वाली वेलोसिटी या वेग का स्क्वायर क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी। K = 1/2 mv²। क्या बोलते हैं इसको हम? काइनेटिक एनर्जी। ये वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तु का द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं।
और ये वस्तु की वेलोसिटी होती है, जिसे हम वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। ठीक है भाई, यह है इक्वेशन हमारी किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? देखिए दो क्वेश्चन बड़े ही शानदार आते हैं। एक आता है दर को क्या कहते हैं, एक आता है क्षमता को क्या कहते हैं। क्या आता है? एक आता है दर और एक आता है क्षमता। तो आप सभी याद रखें, किस रेट में काम करा वो चीज अलग है, और काम करने की कितनी उसके पास कैपेसिटी है वो चीज अलग है। तो हमेशा याद रखेंगे, यदि दर पूछी जाएगी तो होगी पावर। क्या होगी भाई? पावर। पावर को बोलते हैं किस रेट में काम कर रहा, भाई इतने इतनी शक्ति से काम किया, उसको पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कितने रेट में इसने काम किया था, इतनी स्पीड थी, इतने घंटे में कर लिया। यदि पूछे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ऊर्जा। हाँ भाई मेरे में एनर्जी है इस काम को करने की। तो क्या कर रहा है वो? काम करने की ऊर्जा या क्षमता दिखाना चाह रहा है, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कि हाँ भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं भाई क्षमता होगी तो सिंपल सी बात ऊर्जा होगी, और बात आती है रेट के किस दर में उसने काम किया है, वो बन जाएगी उसकी शक्ति, पावर बन जाएगी। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। तभी कहते हैं कि पी जो होता है ना वो W/T होता है। अब W क्या है? वर्क। वर्क मतलब कि कार्य, और कितने समय में करा। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टफ चीज नहीं होती कि भाई याद करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज बड़े परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं है। अरे कितना कार्य है और कितने समय से कर रहा है, वही उस व्यक्ति की पावर है। किसी व्यक्ति की पावर है, किसी मशीन की पावर है, कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। कार्य और बटे में समय निकाल दो, आ जाएगा हमारा उसकी शक्ति। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र में नहीं मिलती? ये कह रहा है कि समुद्र के द्वारा कौन सी ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए तरंग ऊर्जा बिल्कुल मिलती है, आप सभी को पता है, समुद्र में होती है। सागरीय ऊर्जा बिल्कुल ताप में, जो सागरीय ताप से बनने वाली ऊर्जा होती है वो मिलती है। ज्वारीय ऊर्जा इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? टाइडल एनर्जी। ये भी हमें वहीं से मिलती है। कहां से? समुद्र से। जब समुद्रों में तरंगे ऊपर नीचे उठती है ना, तभी तो बनती है टाइडल एनर्जी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? भूतापीय ऊर्जा की, जिसको बोलते हैं हम जियोथर्मल पावर। क्या बोलते हैं? जियोथर्मल पावर या एनर्जी, सॉरी। ये हमें किससे मिलती है? ये समुद्र से नहीं मिलती, ये मिलती है पृथ्वी से। कैसे मिलती है? जरा इमेज देखिएगा। ये है जियोथर्मल पावर। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर जमीन के अंदर ऑलरेडी हॉट वाटर होता है इकट्ठा। ये आपका पृथ्वी के अंदर वोल्केनिक जो हमारी जो ज्वालामुखी क्रिया होती है ना, या कोई सी भी जो पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस तापमान से जो पृथ्वी में अर्थ सरफेस में, क्रस्ट में जो पानी इकट्ठा है ना, उस पानी में उस जल की क्या होती है भाई, उसके जो टेम्परेचर होता है उसका बढ़ा होता है, हॉट होता है। और विद्युत बनाने के लिए सबसे जरूरी है भाप बनाना। क्या बनाना? वाष्प बनाना। और जब वाष्प ऑलरेडी पृथ्वी हमें बना के दे रही है तो हमें तो उसको यूज करना है। हमने क्या किया? इजेक्शन पाइप डाला, यहां से प्रेशर डाला, इधर की तरफ आया, और यहां से हॉट वाटर या कहते एक तरीके से वाटर वेपर बाहर आई। बाहर आकर यहाँ पे स्टीम बनाई हमने। देखिए वाटर वेपर बाहर, सॉरी जो हॉट वाटर बाहर आ गया इजेक्शन से, वहां से हमने प्रेशर दिया, यहाँ हॉट वाटर बाहर आया, हमने स्टीम बना दी। और उसी स्टीम को पाइप के थ्रू हमने किस पर मार दिया? टरबाइन या जनरेटर पे। और जाहिर सी बात है स्टीम का काम क्या होता है? जनरेटर या टरबाइन को घुमाना, और घुमाने का काम होना शुरू हो गया। और जब काम हो गया ना टरबाइन को घुमाने का, तो जाहिर सी बात है करंट बनाना अपने आप शुरू हो जाना है। और करंट बनाया और पावर ग्रिड में सप्लाई कर दिया। इन्हें बोलते हैं पावर ग्रिड। जो बड़े बड़े विद्युत के तंत्र होते हैं ना, उन्हें पावर ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी। तो सिंपल सी इसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, जो हमें किससे मिलती है? पृथ्वी से मिलती है। इसे बोला जाता है भूतापीय एनर्जी। भारत में लद्दाख, कौन सा? लद्दाख बहुत फेमस जगह है इस वाली एनर्जी के लिए। आने वाले समय की बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है हमारा, क्या? भूतापीय ऊर्जा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आ गया ना क्वेश्चन, देखिए लो। पृथ्वी की ऊर्जा, उष्मा से प्राप्त ऊर्जा, अभी तो फोटो आपको बताया मैंने, ये पृथ्वी से तो प्राप्त हो रही ऊर्जा हमें, और इसी को बोलते हैं हम भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल पावर, जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी से बनाई जाती है क्या? जियोथर्मल पावर। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा कार्य या क्या दर्शाया जाता है? तो देखिए जब कभी किसी वर्क को दर्शाते हैं ना, हम बताते हैं बताइए कितना तो उस पर फोर्स लगा और कितना उस वस्तु ने, जाहिर सी बात है, विस्थापन कर दिया। और मोटी मोटी बात अगर मैं बताऊं, विस्थापन का मतलब होता है किसी वस्तु का अपने स्थान में परिवर्तन। अपने स्थान में कितना उसने परिवर्तन किया। जाहिर सी बात, अगर यहाँ पे कोई एक पिंड रखा हुआ है, इस तरीके से कोई भी एक वस्तु रखी हुई है, ये पॉइंट ए पर रखी हुई है, मैंने कुछ इस पर बल लगाया, फोर्स लगाया,
और मैंने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, पॉइंट बी पर रख दिया यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है अपने पॉइंट से, अपने अपने स्थान से और यहाँ तक कितनी दूरी उसने तय कर ली, यही कहलाता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। इसी को बोलते हैं हम विस्थापन, ठीक है ना। और इस पर लगने वाला फोर्स दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और जाहिर सी बात है क्या निकल आएगा कि मेरी बॉडी ने कितना इस पर वर्क किया था। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। सिंपल, ये भी इतना इजी नॉर्मल एकदम। कि कहना क्या चाह रहा है भाई, अरे वर्क निकालना है, कितना हमने बल डाल दिया और कितना वस्तु को विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब है अपने स्थान को चेंज करा दिया। भाई अगर ज्यादा दूर करा दे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, पास कराया तो भाई कार्य थोड़ा कम करना पड़ेगा। सिंपल, ऐसे याद रखें आप लोग। तो सिंपल क्या आंसर क्या हो जाना भाई इसका, कार्य क्या हो जाएगा, वर्क। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है नींबू निचोड़ने की मशीन उदाहरण किसका है। देखिए आपके लिए सरल मशीन के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप सभी जानते हैं ये 3 श्रेणी होती है। कितनी? 3 श्रेणी की होती है। वैसे बात करूं नींबू निचोड़ने की तो दूसरे में आती है, आप हमेशा याद रखें। मैं आपको एक हल्के से बताता हूँ, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। देखिए ये जो घूमने वाला पार्ट होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं आलंब और इंग्लिश में इसी को कहते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? इसी को फलक्रम कहा जाता है। अब पॉइंट क्या है कि यदि ये घूमने वाला, ये जो घूमने वाला है, ये किसी के बीच में आ जाए, ऐसे मानिए ये एक पॉइंट ये हो गया, एक ही हो गया। अगर घूमने वाला बीच में आ रखा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी का। क्या हो जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी। अगर यही घूमने वाला सबसे आगे जा रखा है इस तरीके से, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी में दोनों के दोनों पॉइंट बाहर होंगे और ये घूमने वाला होगा हमारे पकड़ने की तरफ, है ना, या इस कोने पर आ जाएगा, ये बन जाएगा थर्ड कैटेगरी। अब बेस्ट एग्जांपल मैं इसके दूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंची। आप सभी ने कैंची का शेप देखा होगा, बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती। कैंची में घूमने वाला हिस्सा बीच में होता है ना, और बाकी इससे दोनों बाहर होते। तो ये कैंची एग्जांपल होगा हमारा किसका, कैंची प्लास, है ना। ये किस में आते हैं हमारे, पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में हमारे आते हैं कौन से, ये वाले आपके, जिसमें कोने पर आ गया। नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है वो इसी में आती है आपकी, नींबू की मशीन, या सरोता भी इसी में आता है आपका नींबू। जरा ध्यान से देखें, आ गया ना। ये आपने देखा होगा ईंट जो भट्टे वगैरह होते हैं, जहाँ ईंट वगैरह बनती है, वहां पर जो ईंटों को ढोते हैं ना, वो जो गाड़ी आती है उसमें क्या होता है कि जो घूमने वाला पहिया होता है वो आगे होता है और बाहर होता है बीच में ईंट, और कैरी करने वाला कोने पे होता है। सेम बिल्कुल इसी की तरह उसकी शेप होती है। यहाँ कैरी करने वाला, यहाँ पे ईंट रख दी नींबू की जगह, और ये घूमने वाला पहिया लग गया, तो वो भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा कि सामान ढोने वाली गाड़ी भी। ठीक है, बात करें इसके थर्ड की, तो थर्ड का बेस्ट एग्जांपल होता है चिमटा। और चिमटा आप ना जानते हो तो फिर कौन जानेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा रोल चिमटे का होता है। माता जी के द्वारा सबसे बड़ी पावर होती है चिमटे में, और आपको ये नहीं पता वो किस श्रेणी का है। आप याद रखें, माता जी को पता थी ये तीसरी श्रेणी का है। आदमी आपको और हमको सुधार देगा, और उसने बड़े आराम से हमें सुधारा भी। ठीक है, तो जो चिमटा होता है उसमें क्या होता है कि घूमने वाला हिस्सा पीछे होता है, और कैरी करने वाला माता जी जहाँ से उसको पकड़ती हैं वो यहाँ पर होता है, और जो चपाती पकड़ी जाती है ना वो यहाँ से पकड़ी जाती है। अब वो सर हमारा लगता कहाँ से, कहीं से भी, जो माता जी ने फेंक के मारा ना वो कहीं से भी आकर लगा हमारे, तो है ना, लेकिन वो थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार सरल मशीन आपके पेपर में है ना, आप कर देंगे। चलिए करते हैं सीसो। देखिए ये झूला है ना, इसको सीसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसो। अब जरा इसको देखिए, घूमने वाला कहाँ है, बस इतना बताइए मुझे। घूमने वाला बीच में, पीछे देखेंगे जरा, घूमने वाला बीच में है तो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, पहली। तो जरा ध्यान से देखें, जब घूमने वाला बीच में आ गया तो सीसो झूला भी किसका हो गया, हमारा उत्तोलक का। और उत्तोलक में भी कौन सा, पहली कैटेगरी, फर्स्ट श्रेणी। बताइए, उत्तोलक मतलब लीवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, चंद्रमा मस्त घूमने गया हुआ है, और एक बॉल ली और बॉल को ऐसे उछाल दिया। अब उस बॉल के साथ क्या होने वाला है, उस गेंद के साथ कहानी क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर पृथ्वी पर उसने उछाली होती तो जो ग्रेविटी है ना, उस ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पे वो स्पीड से नीचे आ जाती है। हम आप उछाल के देखिए, आराम से जाइए, उछालिए, वो एकदम से नीचे आ जाएगी बॉल, आती है। वो जो बॉल नीचे आ रही है ना, उसे कहते हैं पृथ्वी की अपनी तरफ खींचने की पावर, जिसको हम जी बोलते हैं। अब कहानी क्या होती है, जितनी ग्रेविटी पृथ्वी के पास होती है वही चंद्रमा के पास उसका 1/6 होती है। क्या होती है, उसका 1/6 होती है, हमारी पृथ्वी का 1/6, लेकिन होती जरूर है। अब जब चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति ने उसको उछाला है ना, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगी और जाकर वापस भी आएगी। क्यों, क्योंकि चंद्रमा के पास भी अपनी कुछ पावर है अपनी वस्तु को खींचने की, लेकिन इतनी नहीं है जितनी पृथ्वी के पास है। इसलिए वो कितनी है, पृथ्वी से 1/6, 1/6। ठीक है, तो आएगी जरूर,
तो ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के वापस नीचे आ जाएगी और स्पीड अलग रहेगी। ठीक है, चलिए। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? देखिए, ये सिंपल सी बात है। जब गतिशील बस थी तो मनुष्य की बॉडी जो थी वो पीछे लगी हुई थी। अब जैसे ब्रेक मारे, ब्रेक लगने के बाद जो हमारे पैर जो थे, पैर वो तो रह गए बस के टच में और बॉडी आ गई मोशन में। अब क्या हो, जैसे ब्रेक लगे हमारे पैर तो रुक गए, जो नीचे वाला हिस्सा था वो तो रुक गया, लेकिन बॉडी मोशन में फिलहाल, और जैसे मोशन में वो एकदम से आगे गिरती है। यदि बस ब्रेक मारेगी तो आगे गिरेगी और अगर बस चलेगी तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। और ये सब होता है किसके साथ? न्यूटन के पहले नियम के साथ, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, या इसी को बोला जाता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे कहते हैं और इसी में आपका प्रिंसिपल आता है। चलिए आया करते हैं। एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होगा? तो देखिए, ये कोई उपग्रह है ना भाई, कोई मतलब ऐसा माने कोई ग्रह है और उसको क्या कर दिया गया, एक किसी ग्रह की कक्षा में, ये आपका ये उपग्रह हो गया और ये ग्रह हो गया। जो वस्तु ग्रह का चक्कर लगाती है ना उसे हम उपग्रह बोलते हैं, हमेशा याद रखना। जो ग्रह का चक्कर लगाए वो उपग्रह, और जो जिसका चक्कर ग्रह लगाए वो तारा। क्या बोलते हैं? तारा। चलिए देखिए, अब क्या होता है कि ये है, अब ये ग्रह जो है ना, वो ग्रह अपनी एक शक्ति से इस उपग्रह को अपने पास रखता है, अपने ही पास। बेटा मेरे चारों तरफ घूमता रहे, तो अब तुझे मेरी तरफ ही घूमना है, और उसको घूमने के लिए इसको यूज करना पड़ता है अपना गुरुत्वाकर्षण बल। इसी को बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण। कि भाई साहब मेरे पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के द्वारा तू मेरे पास ही रहेगा और मेरे चारों तरफ घूमेगा। एक परफेक्ट कक्षा उसकी बन जाती है और उपग्रह उसी के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? चलिए भाई देखिए, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास आपके कराने की जिम्मेदारी हमारी, लगातार आपके अभ्यास को आगे बढ़ाते रहेंगे, तैयारी को धार देते रहेंगे, तेज करते रहेंगे। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट में जरा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट भी छोड़िए कि भाई क्लास ऐसी लग रही है आपकी। लगातार हम सामान्य अध्ययन के, यही नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री, भाई साइंस का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कराते हैं, है ना। इसी तरीके से सामान्य अध्ययन के और भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाने वाले हम इस सीरीज के अंतर्गत। आप लगातार ऐसे करते चलिए, क्लासेस का नंबर बढ़ जाएगा, थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा आपके ऊपर। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके काम आएंगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिएगा इसको जरूर। ठीक है, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? देखिए, पृथ्वी का जो आपका कहते हैं वातावरण या वायुमंडल है ना, या अगर वायुमंडल को लेकर भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप सभी याद रखेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल बनता है किस तरीके से, कि जब पृथ्वी के चारों तरफ गैस के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं इस तरीके से। लेकिन पृथ्वी के पास कोई गोंद, कोई फेविकोल, कोई फेविक्विक वगैरह थोड़ी है जो इसको चिपका के रखेगी इस तरीके से। तो पृथ्वी के पास एक पावर है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो अपने पास कहता है कि जो एयर के पार्टिकल हैं या जो हवा के या गैस के जो पार्टिकल है ना, इनको बांध के रखता है इस तरीके से अपनी तरफ कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास रहोगे ऐसे। और जब ये जबरदस्ती अपने एक साथ रुक जाते हैं ना तो इस गैस के द्वारा एक आवरण बन जाता है। क्या बन जाता है? एक आवरण बन जाता है, एक कवर बन जाता है। किसका? गैसों का आवरण। क्या बन जाता है? गैसों का आवरण। और इसी गैसों के आवरण को, इसी गैसों के कवर को वातावरण या वायुमंडल कहा जाता है ना भाई, वायुमंडल या वातावरण कहा जाता है। सिंपली के पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और ये गैसों का आवरण या गैस किस वजह से इकट्ठे हुए पृथ्वी के पास? तो वो है अपना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला बल। ठीक है भाई, चलिए कैसी लगी आप सभी को क्लास जरूर बताइएगा, अच्छे से अपनी क्लास लेते रहें, आगे आपकी क्लास आते रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।